हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। संख्याओं की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जानने से पहले हमको जानना होगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी जोड़ लिया जाता है। यहाँ तक तो होल नंबर्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाकी रह जाते हैं ऐसे नंबर्स जो कमी को बताते हों, जैसे कि कर्ज लेना, या जमीन से भी नीची अवस्था में जाना, या पुल से नीचे उतरना, या तापमान का गिरना। यानी जब भी हम घटाने की बात करते हैं तो हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को पूर्ण संख्याएं नहीं बता पाती। उन्हें जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है ऋणात्मक संख्याओं की। मतलब जो अंक हमने जाने, उन अंकों के पहले अगर हम ऋण का चिन्ह लगाते हैं, यानी अगर हमने कहीं उधार ले लिया या शून्य से हम आगे बढ़े और उससे ज्यादा, जितने जैसे शून्य से अगर हम 5 अंक आगे बढ़े और हम 7 अंक पीछे लौटे, तो हम शून्य के बाद कहाँ जाएंगे, बाई तरफ हम कहाँ जाएंगे, यह जानने के लिए ही, इसके लिए पूर्ण संख्याओं में कोई नंबर न होने के कारण हमें ऋणात्मक संख्याओं को बनाना पड़ा। हमारे गणितज्ञों ने बनाया ऋणात्मक संख्याएं। इन्हीं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं के साथ मिलाकर पूर्णांकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक आप लाइन देख रहे हैं क्रॉस, इस लाइन से जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको धनात्मक मान की प्राप्ति होती है, और इसी से जब आप नीचे जाते हैं तो मान ऋणात्मक होते जाते हैं। शून्य से आप जितनी दूर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आपके मान उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं, जबकि इसी शून्य से जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो मान उतने ही ज्यादा घटते जाते हैं। यानी शून्य से दाईं तरफ या शून्य से ऊपर जितने ज्यादा आप बढ़ते हैं मान उतने ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन शून्य से बाईं तरफ या नीचे जाने पर आपका मान उतने ही ज्यादा घटते जाते हैं। तो पूर्णांक क्या हुए, सभी धनात्मक संख्याएं यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य जिसको मिला के बन जाता है पूर्ण संख्याएं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं, इनके समूह को कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें धन से जुड़ी हुई सभी संख्याएं जिनके आगे धन चिन्ह जुड़ा हुआ है वे सभी धनात्मक होती हैं, जिनके आगे ऋण चिन्ह जुड़ा हुआ है वे सभी ऋणात्मक होती हैं। लेकिन शून्य के आगे न तो धन जुड़ा हुआ है न ही ऋण, तो यह निरपेक्ष होता है, यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है कि शून्य धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए अब हम देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हम कैसे निरूपित करते हैं। पिछली बार की वीडियो में हमने देखा था कि हम शून्य से शुरुआत करते हैं पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, और शून्य के दाहिनी तरफ सभी संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में दर्शाई जाती है, आरोही क्रम में। लेकिन जब ऋणात्मक संख्याएं भी आके इसमें जुड़ जाती हैं तो उनको हम शून्य के बाईं तरफ स्थान देते हैं, और जितनी ही शून्य से बाईं तरफ जाती है ये संख्याएं, देखिए शून्य से बाईं तरफ जितनी ही जा रही हैं उनका मान घटता जा रहा है, लगातार उनका मान कम होता है। शून्य से दाईं तरफ हम आरोही में बढ़ते हैं, और शून्य से बाईं तरफ जितना जाते हैं हम उतना ही अवरोही क्रम में बढ़ते हैं। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, और आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, और हमें पूरा यकीन है आप इसको करेंगे। या आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में किया था, मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था और आपने उसको सॉल्व नहीं किया। क्या वजह थी इसकी मैं नहीं जानती, हो सकता है आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो, मुझे बताना भूल गए हो, या फिर आपने वीडियो लास्ट तक देखा ना हो। क्या, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे भी, आपका एक थम्स अप बताएगा कि हाँ आपने इसे सॉल्व किया है। चलिए अगला हम टॉपिक करते हैं पूर्णांकों का योग। अब हमारे पास कुछ बटन है, देख लीजिए, कुछ सफेद और कुछ काले रंग के। हम सफेद बटन को ये मानते हैं कि ये सफेद है, मतलब धनात्मक हैं, और जो काले बटन है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो हमने 3 धनात्मक और 2 धनात्मक, जब हम इन्हें जोड़ते हैं बटनों को तो हमें पास 5 बटन आते हैं, और ये क्या है, धनात्मक है। यानी क्या है, शून्य के दाहिनी तरफ इनको हम रखेंगे।
इसी तरह हम 2 ऋणात्मक और 1 ऋणात्मक को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास 3 आते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या है, ऋणात्मक हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ होंगे। तो यह शून्य से बाईं तरफ तीसरे स्थान पे रखे जाएंगे। इसी तरह हम 4 धनात्मक और 1 धनात्मक को जोड़ें तो क्या होगा, 5 धनात्मक, और ये शून्य से दाहिनी तरफ 5वें स्थान पे रखे जाएंगे। और 4 ऋणात्मक और 2 ऋणात्मक, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यह शून्य से बाईं तरफ 6वें स्थान पे रखे जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 2 ऋण चिन्हों को हम जोड़ते हैं या 2 धन चिन्हों को जोड़ते हैं तो हमें संख्याओं का योगफल तो बढ़ जाता है, उसके साथ ही वही चिन्ह हमें जोड़ने के बाद पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे क्या है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम पढ़ने से पहले हम इसको भी देख लेते हैं कि जब एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक चिन्ह के 2 पूर्णांक हो तब क्या होगा। तो एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर क्या होता है कि हमें उसे जोड़ना नहीं होता, घटाना होता है। ठीक है, जैसे कि हम बाकी पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं वैसे ही हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को भी अगर जोड़ना होता है तो हम उसे घटा देते हैं, और जिस अंक का चिन्ह बड़ा होता है उस चिन्ह को हम आगे लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ऋण 4 लिया और उसके साथ हमने धन 3 को जोड़ा है। ठीक है, तो ऋण 4 का जो चिन्ह है ना, ऋण 4 यहाँ पे अंक मान बड़ा दिख रहा है, तो अंक मान जिसका बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम आगे लगा देते हैं। और 4 में से 3 घटाया तो आया 1, और अंक मान बड़ा है 4 का, तो इसलिए हमने 4 का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, ऋण 1 आया। ठीक, अब संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, अगर हमें दर्शाना हो इस योग को, तो मान लीजिए हमने जोड़ा ऋण 5 के साथ धन 3। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने ऋण 5 लिया और फिर धन 3 लिया है, तो हमने शून्य से बाईं तरफ ऋण 5 हम जाएंगे, शून्य से बाईं तरफ ऋण 5 हम जाएंगे, और उसके बाद धन 3 है इसलिए धनात्मक रूप में है, तो हम दाहिनी तरफ 3 स्थान पर जाएंगे और हमें ऋण 2 की प्राप्ति होगी। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास, ठीक है, आपने किसी से उधार लिया 5 रुपए। ठीक, ऐसे समझिए आपने किसी से उधार लिया 5 रुपए, उसके बाद आपको 3 रुपए मिल जाते हैं कहीं से, कोई आपके पास 3 रुपए आते हैं कहीं से, तो अब आप उस व्यक्ति को 3 रुपए लौटा देते हो। ठीक है, आपके पास आपने 5 रुपए उधार लिए थे, आप उस व्यक्ति को, आपके पास 3 रुपए होते हैं तो आप उस व्यक्ति को 3 रुपए लौटा देते हो। अब आपके पास कितने रुपए बचे, 2 रुपए उसके अभी भी आप पर उधार बचे हुए हैं। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हम ऋण 3 को और ऋण 5 को जोड़ते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपने किसी एक व्यक्ति से 3 रुपए ऋण लिए। ठीक है, उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि भाई मुझे मेरे पैसे लौटा दो, तो अब आपने क्या किया, किसी और से 5 रुपए आपने ऋण ले लिए। ठीक, तो पहले ही आपके ऊपर 3 रुपए ऋण था और आपने सोचा उसको लौटाने के बाद कुछ मेरे पास बच जाएगा, इसलिए आपने ऋण ले लिया। अब आपके पास कितने रुपए ऋण हो गए, पहले वाले के 3 रुपए और दूसरे वाले के 5 रुपए, तो अब आपके पास ऋण कितना हो गया, 8 रुपए। ठीक है, इससे योग के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम्स में, योग भी आ जाता है, घटाना भी आता है, और इसमें योज्य प्रतिलोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इसमें अक्सर ही पूछा जाता है कि योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या, कोई संख्या पूछा जाएगा और उसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जब आप 2 ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य आ जाए, 2 ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य आ जाए। इसके पहले पूर्ण संख्याओं में हमने देखा था कि किसी भी संख्या के साथ अगर हम शून्य को जोड़ते हैं, किसी भी संख्या के साथ अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें उसी संख्या की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के साथ अगर हम उसी संख्या का, ठीक है, दूसरा मान अगर जोड़े, जैसे कि अगर धनात्मक संख्या है तो उसके साथ अगर हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें, ठीक, तो हमें प्राप्ति होती है शून्य की। पिछली बार हमने पूर्ण संख्या में क्या बताया, योजितात्मक पढ़ा था ना, कि जब किसी संख्या के साथ शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उसी तरह इसमें प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो अगर कोई संख्या है उसका अपोजिट उसके साथ हम जोड़ देते हैं, जैसे 3 अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक 3 अगर उसके साथ हम जोड़ देते हैं तो हमें शून्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यही यहाँ पर योज्य प्रतिलोम है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है।
हम अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। हाँ, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और दोबारा आपको इनको लगाना भी नहीं पड़ेगा जल्दी। फिर आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। देखिए, जैसे 11 के साथ 11 जहाँ भी अगर चिन्ह न लगा हो तो इसका मतलब है वह संख्या धनात्मक है। तो धनात्मक 11 के साथ अगर आप ऋण 7 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बताया ना कि आप पूर्ण संख्याओं की तरह ही इनको घटाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो ऋण 11 में से 7 जाए 4 और आपने इसके पहले लगा दिया ऋण। बाकी संख्याएं भी आप इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। एक पूर्णांक से, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए 3 से आप घटा रहे हो 2 को, ठीक है, 3 से आप देखिए यहाँ पे जैसे है ऋण 10 में से आप ऋण 4 को घटा रहे हो, ठीक है। तो ये जो ऋण 4 है ना, ऋण 4, इस ऋण 4 को आप क्या कर सकते हो, इसका योज्य प्रतिलोम में बदल सकते हो। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, धन 4, ठीक है। तो ऋण 10 के से आप इसके प्रतिलोम को जोड़ दो। जैसे आप इसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऋण 10 और धन करो और फिर ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 4 होता है। तो 10 और 4, आगे ऋण है तो ऋण 10 और 4 कितना हो जाएगा, 6। मतलब आप इसको घटाओ फिर, और 6 और आप चिन्ह किसका लगाओगे, बड़ी वाली संख्या का, ठीक है। तो इस तरह आपको आप पता चला ऋण 6। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ऋण 3 में से धन 3 को घटाइए। देखिए, इसके पहले अभी पिछला उदाहरण हमने देखा था कि ऋण 3 में धन 3 को जोड़िए और आपने जोड़ा तो क्या होता, शून्य मान आया था। लेकिन यहाँ ऋण 3 में से धन 3 को घटाना है, तो धन 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऋण 3। और ऋण 3 को ऋण 3 के साथ जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको मान धनात्मक मिलता है। इसको जोड़ देते हैं और आपको चिन्ह धनात्मक मिलता है, ठीक है। तो 6 आएगा जोड़ने पर, और ये जो ऋण और ऋण का चिन्ह है वह मिलके आ जाएगा ऋण का चिन्ह, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका पूर्णांकों के योग और एवं व्यवकलन के गुण। इनके गुण क्या होते हैं, जैसे पूर्ण संख्याओं में हमने पढ़ा था ना कि योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं, यानी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्याएं ही मिलती हैं। वैसे ही पूर्णांकों के साथ भी होता है, जब 2 पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं ही पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर हमें 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर हमें पूर्णांक संख्याओं की ही प्राप्ति होती है। आपने पूर्ण संख्याओं में यह भी पढ़ा था कि व्यवकलन के लिए यह समृद्ध नहीं है। जैसे कि अगर आप 3 में से 5 को घटाते थे तो आपको पूर्ण संख्या की प्राप्ति नहीं होती थी, वह एक पूर्णांक बन जाता था। यहाँ आप जानेंगे कि जब 2 पूर्णांकों को एक दूसरे से घटाते हैं तो हमें पूर्णांक की ही प्राप्ति होती है। जैसे देख लीजिए, 7 से अगर आप 9 को घटाते हैं तो आपको ऋण 2 मिलता है। ऋण 2 क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ यह व्यवकलन के अंतर्गत भी समृद्ध है। अब अगला पढ़ेंगे हम क्रम विनिमय गुण। अगर हम इनका क्रम बदल दें तो क्या जोड़ने और घटाने पर इनका क्रम विनिमय रहता है, इनके क्रम बदल जाने पर भी क्या यह पूर्णांक ही रहते हैं, यह देख लेते हैं। ऋण 8 के साथ जब आप ऋण 9 को जोड़ते हो तो आपको क्या मान आता है, और ऋण 9 के साथ और ऋण 8 को आप जोड़ते हो तो अगर इन दोनों का मान एक ही बराबर हो, ठीक है, अगर इन दोनों का मान एक बराबर हो तो हम कह सकते हैं पूर्णांक पे क्रम विनिमय का गुण लागू होता है, ठीक है। जैसे ऋण 8 और ऋण 9 को आप जोड़ते हैं तो क्या आता है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो संख्या ऋणात्मक आएगी और 17 आएगा, ठीक है, ऋण 17। और ऐसे ही आप यहाँ भी करते हैं तो ऋण और धन इन दोनों को आप करेंगे तो क्या होगा, ऋण होगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ बड़ी वाली संख्या है तो ऋण का चिन्ह आएगा और ऋण ऋण मिला के धन हो जाएंगे, और इस तरह से आपका 17 आएगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं ना, दोनों मान ही समान आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं, योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। योग जो होता है वो पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय होता है। मतलब अगर क्रम बदल भी दे, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ऐसे होता है। लेकिन व्यवकलन के लिए यह नियम सही नहीं है, ठीक है।
व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। अब देखते हैं साहचर्य का गुण। जब दो से अधिक संख्याएं हो तो हम a, जैसे कि दो से अधिक संख्याएं, तीन संख्याएं a प्लस b प्लस c, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a और b को एक साथ जोड़ें और उसके बाद हम c के साथ जोड़ें, और या फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले b और c को जोड़ें और फिर हम a को जोड़ें। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऐसा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम संख्या रेखा पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 5, ठीक है, ऋण 5 और उसके बाद ऋण 3 और ऋण 2। तो हमने क्या किया, पहले ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ा तो क्या आया, ऋण 5 आया। ठीक है, ऋण 3 और ऋण 5 हमने यहाँ लिया और ऋण 5 के साथ हमने ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ा तो हम कहाँ आए, ऋण 10 पे। ठीक ऐसे ही अगर हम पहले ऋण 5 और ऋण 3 को जोड़ देते हैं तो ऋण 8 आता है, और ऋण 8 के बाद अगर हम ऋण 2 को जोड़ते हैं तो भी हम ऋण 10 पे चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह साहचर्य का गुण प्रकट करता है। पूर्णांक साहचर्य का गुण प्रकट करता है योग के लिए, और योज्य तत्समक इसका शून्य ही होता है। जैसे पूर्ण संख्या में भी हमने पढ़ा था ना योज्य तत्समक, ऐसे इसमें भी योज्य तत्समक इसका शून्य होता है। किसी भी संख्या के साथ शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, पूर्णांकों का गुणन में हम पढ़ेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। तो हमने अभी जाना ना, जैसे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ा भी जाता है तो धन और ऋण के चिन्ह जहाँ है एक साथ, तो वहां पर धन का ही चिन्ह आता है, ऋण का चिन्ह आ जाता है। ऐसे ही अगर हम धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्याओं में गुणा करते हैं तो हमें चिन्ह ऋण का ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम गुणा कर रहे हैं, हम जानते हैं जैसे कि जोड़ने की क्रिया, तो बार बार जोड़ने की क्रिया है गुणा। तो हमने ऋण 4 को 5 से गुणा किया। ठीक है, ऋण 4 को हमने 5 बार गुणा किया तो हमें क्या मिला, 20, लेकिन वह ऋणात्मक है। अगर हम सम संख्या में जैसे ऋण 4 से अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमें मान धनात्मक मिलेगा। और अगर अगर हम विषम संख्या में गुणा करते हैं, जैसे ऋण 4 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो मान हमें ऋणात्मक मिलेगा। अगर हम 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणन करते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे देख लीजिए, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक ही होता है। जैसे कि आप ऋण 4 को 3 बार गुणा करिए, ऋण 4 को 5 बार करिए, 7 बार करिए। इसी को कहते हैं कि अगर आप किसी संख्या को विषम बार में गुणा करते हैं तो आपको ऋणात्मक मान मिलेगा, और किसी संख्या को आप सम बार गुणा करते हैं तो आपको मान धनात्मक मिलेगा। अब इन पूर्णांकों के गुणन के गुण क्या क्या हैं, मतलब गुणा करते हैं जिन पूर्णांकों को, उनके क्या क्या गुण हैं, हम उनको देख लेते हैं। देखिए, दो पूर्णांकों को गुणा करने पर हमें पूर्णांक की ही प्राप्ति होती है। ठीक, अगर दो पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं गुणन के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध होते हैं। समृद्ध मतलब, अगर हम जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याओं में कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक संख्या से दूसरी संख्या में गुणा करने पर वैसी ही संख्या प्राप्त हो। तो हम जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक की प्राप्ति होती है। पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय होता है। जैसे कि अगर हम ऋण 3 या ऋण 5 को एक साथ गुणा करें, ठीक है, या फिर ऋण 5 और ऋण 3 को एक साथ गुणा करें तो हमें मान एक ही मिलता है। जैसे कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। गुणन के अंतर्गत पूर्णांक एक तत्समक है। जैसे किसी भी संख्या के साथ धन एक से गुणा करने पर हमें वही मान प्राप्त होता है, लेकिन यह ऋण 1 के साथ नहीं है, ये याद रखिएगा। यह सिर्फ धनात्मक पूर्णांक 1 के साथ है, न कि ऋणात्मक पूर्णांक 1 के साथ। ठीक, तो यह ध्यान देने वाली बात है। अगला पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है। अगर 3 संख्याओं में हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी 2 से अधिक संख्याओं में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उनका क्रम बदल लें, या फिर क्रम बदलने पे तो क्रम विनिमय हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले ए और बी में गुणा करें फिर सी से गुणा करें, या पहले बी और सी में गुणा करें फिर ए से गुणा करें, तो हमारे मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा था वितरण गुण, योग पर गुणन का वितरण नियम, ऐसे ही यहाँ भी यह नियम लागू होता है कि अगर दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं और जोड़ लेते हैं
जैसे 3 संख्याओं को हम लेते हैं और अगर हम तोड़ लेते हैं तो हमें वही संख्या की प्राप्ति होगी। जैसे a इंटू बी प्लस सी अगर हमने किया, जैसे कि अगर हम पिछली बार हमने देखा था 101 के साथ अगर हमने 100 का गुणा कर लिया, ठीक है, या 101 के साथ अगर हम 99 का गुणा कर लेते हैं, या किसी भी बड़ी संख्या के 101 के साथ मान लीजिए हमने 5 का गुणा कर लिया, ठीक है, तो 101 को हम क्या कर सकते हैं, 101 100 धन 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम a इंटू बी प्लस सी कर लेते हैं, या तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। अब पूर्णांकों का हम विभाजन पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक बार इसको समझाने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे, लेकिन अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा। अगला हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का विभाजन। देखिए, किसी भी ऋण पूर्णांक में अगर धन पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमें ऋण पूर्णांक की प्राप्ति होती है, या जब किसी धन पूर्णांक में ऋण पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमें ऋण पूर्णांक की प्राप्ति होती है, ठीक। लेकिन जब आप किसी ऋण पूर्णांक में ऋण पूर्णांक से ही भाग देते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं, तो हमें धनात्मक संख्या की प्राप्ति होती है, जो मान मिलता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। अब इनके गुण क्या होते हैं। जब भी हम किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें जो मिले वह भी पूर्णांक हो, वह किसी दूसरे प्रकार की भी संख्या हो सकती है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि हम एक पूर्णांक, जैसे कि 8 में अगर हमने 4 से भाग दिया तो 2 मिला, लेकिन अगर 4 में 8 से भाग दें तो हमें एक अलग तरह की संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज जो शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पूर्ण संख्या में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शून्य से अगर आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किसी संख्या से अगर आप शून्य में भाग दे रहे हैं तो यह परिभाषित है और इसका मान शून्य होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या में आप 1 से भाग दे रहे हैं तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा भाग। बस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ आज का वीडियो, और आज की एक टैग है, खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।